यानी कि संघ के प्रकार। दोस्तों अगर संघ के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ फेडरेशन की बात करें, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेडरेशन। पहला है कमिंग टुगेदर, यानी जब कुछ छोटे छोटे कई स्टेट्स मिलकर एक बड़े फेडरेशन को बनाते हैं, यानी छोटे छोटे स्टेट्स बड़े गवर्नमेंट की रचना करते हैं, बड़े सरकार को बनाते हैं, तो उसको कहते हैं कमिंग टुगेदर। कमिंग मतलब आना, जैसा कि आप लोग जानते हैं जब कई स्टेट्स खुद अपनी मर्जी से आकर एक बड़े स्टेट या बड़ी गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, तो उसको कहते हैं कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन। अगर एग्जांपल की बात करें तो ऐसे फेडरेशंस में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज आती हैं। तो दोस्तों अगर दूसरे टाइप ऑफ फेडरेशन की बात करें तो होल्डिंग टुगेदर, जब एक बड़ी यूनिट, एक बड़ी गवर्नमेंट अपने पावर्स को कुछ छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर देती है, यानी छोटे छोटे यूनिट को मिलाकर एक नया फेडरेशन बन जाता है, पावर डिवाइड होता है बड़े वाले यूनिट का छोटे यूनिट्स के बीच में, तो उसको कहते हैं होल्डिंग टुगेदर। जैसा कि लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफ लार्जर एरिया डिवाइड इट्स पावर विद द स्टेट, यानी जब बड़े एरिया की गवर्नमेंट अपने पावर्स को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड करती है, तो उसको कहते हैं होल्डिंग टुगेदर। होल्ड करना मतलब पकड़ के रखना, यानी जब एक बड़ी गवर्नमेंट के अंडर में छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं और बड़ी गवर्नमेंट अपने पावर्स को छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर देती है, तो उसको कहते हैं होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन। तो फिर से देखते हैं, कमिंग टुगेदर वेयर द स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर यूनिट विद द विलिंगनेस, जब छोटे छोटे स्टेट्स अपनी मर्जी से आकर एक नया फेडरेशन बनाते हैं, तो उसको कहते हैं कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन। और होल्डिंग टुगेदर में द गवर्नमेंट ऑफ लार्जर एरिया डिवाइड इट्स पावर विद द स्टेट्स, यानी कि जब एक बड़े एरिया की गवर्नमेंट अपने पावर को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर देती है, तो इस फेडरेशन को कहते हैं होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। जबकि होल्डिंग टुगेदर की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं इंडिया, बेल्जियम और स्पेन। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन है, जैसे कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है। जबकि आप जानते हैं कमिंग टुगेदर यूएसए जो है वो कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन है, जहां छोटे छोटे लगभग 50 स्टेट्स में मिलकर कमिंग टुगेदर फेडरेशन बनाया हुआ है। दोस्तों कमिंग टुगेदर फेडरेशन की एक खास बात यह होती है, मैं आपको प्रीमियम कंटेंट बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। कमिंग टुगेदर फेडरेशन की खास बात यह होती है कि वहां पर जो स्टेट्स होते हैं उनके पास ज्यादा पावर्स होती है, और होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन की जो खास बात होती है उसमें स्टेट्स के पास कम पावर होती है। जैसे इंडिया में राज्य खत्म हो सकता है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो फेडरेशन है वो खत्म नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि भारत क्या है, अविनाशी संघ है, यानी विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी भारत के राज्य खत्म हो सकते हैं लेकिन भारत का संघ खत्म नहीं हो सकता। लेकिन मैंने आपको बताया था कमिंग टुगेदर यानी यूएसए कई स्टेट से मिलकर बना हुआ संघ है, जहां पर राज्य तो खत्म नहीं हो सकते, राज्यों का विनाश नहीं हो सकता, लेकिन संघ टूट सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, कि इंडिया को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो फेडरल कंट्री बना देती है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जब इंडिया को फ्रीडम मिली तो उससे पहले इंडिया कई छोटे छोटे पेस्ट्री स्टेट्स और रियासतों से मिलकर बना हुआ था। दोस्तों फ्रीडम मिलने के बाद सबसे बड़ी जो समस्या भारत सरकार के पास आई वो आई कि इन छोटे छोटे स्टेट्स को मिलाकर एक बड़ा संघ तैयार किया जाए, और ऐसा हुआ। इंडिया की गवर्नमेंट ने छोटे छोटे स्टेट्स को किसी को जीत कर, किसी से समझौता कर एक बड़ा फेडरेशन बनाया जो कि इंडियन फेडरेशन कहलाए। दोस्तों जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन शब्द नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब उसको पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि एक फेडरेशन
या एक फेडरल कंट्री की क्या क्या विशेषताएं, तो हमें पता चलता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि एक फेडरल कंट्री होने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। उसमें दोस्तों हम लोगों ने बात की थी कि एक गवर्नमेंट जब अपने पावर्स को अपने स्टेट्स के बीच में डिवाइड करती है, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इंडिया भी एक ऐसा फेडरेशन है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर्स को अपने स्टेट्स के बीच में डिवाइड करती है। जैसा कि भारत में तीसरे टियर को यानी पंचायत राज को बाद में जोड़ा गया, तो मैंने आपको यह भी बताया था कि फेडरल या फेडरलिज्म के लिए क्या होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो ऐसा भी इंडिया में है, जैसे फर्स्ट लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड लेवल पर लोकल गवर्नमेंट। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो कि सबसे बड़ा मैटर है कि कोई कंट्री फेडरल कंट्री है कि नहीं, तो हम लोग पहले अब ये देखेंगे क्या इंडिया की गवर्नमेंट ने अपने पावर्स को अपने स्टेट्स में डिवाइड किया है कि नहीं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ कहा गया है, स्पष्ट किया गया है कि जिन मैटर्स पर यूनियन गवर्नमेंट, जिन सब्जेक्ट पर यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, नियम और कानून बना सकती है, लॉज बना सकती है, उसको कहते हैं यूनियन लिस्ट। दोस्तों जिस मैटर पर, जिस सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाती है उस पर स्टेट गवर्नमेंट नियम नहीं बनाती, उसको कहते हैं यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो डिफेंस, दोस्तों डिफेंस पर इंडिया में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों फॉरेन अफेयर्स, यानी विदेश, यानी दूसरे देशों के साथ कोई समझौता हो या उनसे कोई समझौता करके कोई नीति बनानी हो, जिसको फॉरेन पॉलिसी आप कहते हैं, तो उसके लिए भी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही नियम बना सकती है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो बैंकिंग, दोस्तों बैंकिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, यूनियन लिस्ट में ही आता है, तो इस पे भी नियम सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है। चौथे पॉइंट की बात करें तो कम्युनिकेशन, यानी कि दूर संचार से रिलेटेड, कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण से रिलेटेड कोई नियम बनाना होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है। दोस्तों 5वें नंबर पर बात करते हैं करेंसी। दोस्तों करेंसी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही फैसले ले सकती है। तो दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो कि है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में पहला जो पॉइंट आता है वो है पुलिस। दोस्तों पुलिस पर स्टेट गवर्नमेंट नियम बनाती है, पुलिस को कैसे रखना है, कैसे यूज करना है। दूसरे नंबर पर आता है ट्रेड, ट्रेड यानी व्यापार, व्यापार पर भी स्टेट लिस्ट का मुद्दा है, व्यापार पर भी स्टेट गवर्नमेंट ही नियम बनाती है। तीसरे नंबर पर दोस्तों आता है कॉमर्स यानी वाणिज्य, इस पर भी स्टेट गवर्नमेंट ही नियम बनाती है। फिर एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और फिर इरिगेशन। तो दोस्तों ये दो लिस्ट हो गई कि जिस सब्जेक्ट्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाती है उसको कहते हैं यूनियन लिस्ट, जिस सब्जेक्ट पर स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट नियम बनाती है उसको कहते हैं स्टेट लिस्ट। और दोस्तों इन दोनों लिस्ट के बाद भी अगर कुछ सब्जेक्ट छूट जाते हैं जिन पर यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों नियम बना सकती हैं, उसको कहते हैं कंकरेंट लिस्ट, जिसमें मैरिज पर स्टेट गवर्नमेंट भी नियम बनाती है, मैरिज पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी नियम बना सकती है, एजुकेशन पर दोनों बना सकती है, फॉरेस्ट पर दोनों नियम बना सकती है, ट्रेड यूनियंस पर, एडॉप्शन मतलब किसी को गोद देना, सक्सेशन यानी उत्तराधिकार। दोस्तों तो अभी हम लोगों ने बात की कि यूनियन लिस्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा सब्जेक्ट, इसमें जुड़े हुए सब्जेक्ट पर केवल स्टेट गवर्नमेंट नियम बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट जिस पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों नियम बना सकती है। तो दोस्तों ये लिस्ट देखकर आपको पता चल गया होगा कि अभी जो यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और कंकरेंट लिस्ट जिस पर दोनों नियम बनाते हैं, आपको साफ साफ लग रहा होगा कि यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा हुआ है। यहाँ जो रेवेन्यू का माध्यम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, साफ साफ डिसाइड किया गया है कि इन सारी चीजों से जो फायदा होने वाला है, जो प्रॉफिट होने वाला है या उस पर नियम बनाया जाना है, तो यूनियन गवर्नमेंट इस मैटर को देखेगी, और इन सारी जो इस लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं इस पर स्टेट गवर्नमेंट अपने लॉज बनाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में भी शक्तियों का बंटवारा हुआ है। यूनियन गवर्नमेंट ने अपनी कुछ शक्तियों को अपने स्टेट्स में डिवाइड कर दिया है, और दोस्तों कुछ पॉइंट जो इन दोनों से छूट गए हैं उसको
कंकरेंट लिस्ट में बांट दिया गया है, जिस पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी दोनों मिलकर नियम बना सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल देसी कॉम्पिटिटर। दोस्तों अपने कमेंट करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।